हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रैप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडवोकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो हमेशा की तरह हाजिर हूँ आप लोगों के सामने एक और प्रैक्टिस सेशन के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आपको बोला गया है उसमें बोला है द यंग मॉडुलस ऑफ परफेक्टली रिजिड बॉडीज। तो परफेक्टली रिजिड बॉडी का यंग मॉडुलस क्या होता है ये हमें बताना है। तो फॉर परफेक्ट रिजिड बॉडी, फॉर परफेक्ट रिजिड बॉडी, अगर परफेक्ट रिजिड बॉडी की अगर हम बात करें तो उसका जो स्ट्रेन है, स्ट्रेन परफेक्ट रिजिड बॉडी का स्ट्रेन वो होता है जीरो। स्ट्रेन का मतलब होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ या चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। हमें ये पता है कि जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस वो बराबर होता है वाई इंटू स्ट्रेन। यहाँ जो वाई है, वाई, इस वाई का मीनिंग होता है यंग मॉड्यूलस। इस वाई का मीनिंग क्या होता है? यंग मॉड्यूलस। ठीक है, इसका मीनिंग होता है यंग मॉड्यूलस। तो वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? वाई की वैल्यू हो जाएगी स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। तो ये स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन हो जाएगा, तो स्ट्रेस को हम लिखते हैं सिग्मा से, और स्ट्रेन की वैल्यू हमारे पास जीरो आ गई यहाँ से। तो यहाँ से ये वैल्यू जीरो आ गई, तो आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा? इनफाइनाइट। तो हम क्या आंसर लगा देंगे यहाँ पर? इनफाइनाइट आंसर लगाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। व्हाट इज द आउटपुट वोल्टेज ऑफ सर्किट बिलो? तो यहाँ पर इस सर्किट को अगर आप ढंग से आइडेंटिफाई करें, अगर आप इसको देखते हैं तो ये एक इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर है। कौन सा एम्पलीफायर है? इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो ये एक इन्वर्टिंग ओपैम है। तो इन्वर्टिंग ओपैम के लिए जो उसका आउटपुट होता है ना, तो आउटपुट क्या होता है इसका? वी नॉट अपॉन वी इन इक्वल्स टू माइनस आर एफ अपॉन आर आई। तो यहाँ जो फीडबैक रेजिस्टेंस है वो है 10 किलो ओम। तो आर एफ की जो वैल्यू है वो है 10 किलो ओम, और जो इनपुट रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू है 1 किलो ओम। तो ये है 1 किलो ओम, और इनपुट जो वोल्टेज है वो 500 मिली वोल्ट है। तो वी नॉट की वैल्यू हो गई माइनस, ये हो गया 10 इंटू 500 मिली वोल्ट। तो इसको हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -5 वोल्ट। ठीक है, कौन सा आंसर आ जाएगा? -5 वोल्ट, विच इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस ऑफ प्रॉपर्टी वुड बी मोस्ट डिजायरेबल फॉर अ कुकिंग पॉट? तो कुकिंग पॉट के लिए कौन सी सबसे ज़्यादा डिजायरेबल प्रॉपर्टी होती है? तो उसके लिए क्या होना चाहिए? कुकिंग पॉट के लिए उसकी स्पेसिफिक हीट लो हो और उसकी कंडक्टिविटी क्या हो? हाई हो, है ना। लो स्पेसिफिक हीट और हाई कंडक्टिविटी, क्योंकि हाई कंडक्टिविटी होगी तो वो बेटर कुकिंग के लिए काम आ सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है टू पार्टिकल्स आर इन सिंपल हार्मोनिक मोशन with the same amplitude A, same frequency nu along the same straight line. The maximum distance between two particle. अब maximum distance का ये जो फॉर्मूला है, हालांकि आप इसको वैसे भी कर सकते हैं बेसिक के साथ, आप इसका एक सर्किल बना के उससे सॉल्व कर सकते हैं, पर उससे बहुत लंबा पड़ जाएगा। मैक्सिमम डिस्टेंस का फॉर्मूला सीधा सीधा लिखो, वो फॉर्मूला होता है, क्या होता है? वो होता है A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर माइनस -2A1 A2, -2A1 A2, और कॉस और दोनों के बीच का डिफरेंस फेज φ1 माइनस φ2। अब यहाँ पर A1 की वैल्यू A है और सिमिलरली A2 की वैल्यू भी क्या है? A है। तो ये वैल्यू अगर हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट करते हैं तो ये हमारे पास क्या बनेगा? ये बन जाएगा 2A स्क्वायर प्लस माइनस 2A स्क्वायर माइनस, ये हो जाएगा 2A स्क्वायर और कॉस φ1 माइनस φ2। ये वैल्यू आ गई। मैक्सिमम डिस्टेंस जो है वो A√2 है, तो ये A√2 कर दिया, दोनों साइड आप कर दोगे स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर कर दोगे तो ये हो जाएगा 2A स्क्वायर, और यहाँ पर ये वैल्यू बन जाएगी 2A स्क्वायर माइनस 2A स्क्वायर, और ये हो जाएगा कॉस φ1 माइनस φ2। ये वैल्यू बन जाएगी। अब यहाँ 2A स्क्वायर से 2 स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा कॉस φ1 माइनस φ2 इक्वल्स टू 0। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी अगर आप लगाओगे तो φ1 माइनस φ2 की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? π/2। तो आंसर जो हमारे पास है वो कितना आ जाएगा? π/2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है चार्ज Q इज प्लेस्ड इन द सेंटर ऑफ द ओपन एंड ऑफ सिलेंड्रिकल कंटेनर। तो एक सिलेंड्रिकल कंटेनर है, ये सिलेंड्रिकल कंटेनर है, और इसके ओपन एंड पर चार्ज रखा है सेंटर में, यहाँ पर चार्ज रखा है Q। हमें बोला है द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द सरफेस ऑफ द कंटेनर। कंटेनर की सरफेस से कितना फ्लक्स जाएगा ये हमें बताना है। तो मैं क्या करूँगा, एक सेम लेंथ का यहाँ पर सिलेंड्रिकल कंटेनर बना लूँगा ऐसे सिमेट्री से। तो ये बना लिया। तो इसके लिए जो फ्लक्स की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? वो आएगी Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
तो अब ये जितना पार्ट यहाँ पर है उतना ही पार्ट यहाँ पर है, तो ये क्यू फाई टोटल आ गया हमारे पास। फाई टोटल जो है वो दोनों से मिलकर बना है, फाई टोटल इक्वल्स टू फाई वन प्लस फाई टू, ये टू हो गया। और साफ साफ दिख रहा है कि फाई वन इक्वल्स टू फाई टू है, तो यानी कि फाई वन जो निकलेगा वो किसके बराबर होगा, फाई टोटल अपॉन टू। तो ये हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा क्यू अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, क्यू अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है द कर्व इज गिवन बाय आर टी इक्वल्स टू टी आई कैप प्लस टी स्क्वायर जे कैप प्लस टी क्यूब के कैप। हमें यूनिट वेक्टर निकालना है टेंजेंट टू द कर्व एट टी इक्वल्स टू वन। तो यूनिट वेक्टर आर कैप वो किसके बराबर होगा, आर प्राइम टी अपॉन मॉड ऑफ आर। पहले इसका डिफरेंशिएशन कर लो, तो इसको आप टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, तो डी अपॉन डी टी आर। टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो ये बन जाएगा कितना, आई कैप प्लस ये हो जाएगा टू टी प्लस ये हो जाएगा थ्री टी स्क्वायर। क्या हो जाएगा, थ्री टी स्क्वायर। अब जो आपको पॉइंट दिया है वन, वो वन वैल्यू यहाँ रख दो, तो ये बन जाएगा आई कैप प्लस टू जे कैप, यहाँ पर जे कैप आएगा और ये आ जाएगा के कैप, टू जे कैप प्लस थ्री के कैप, ये बन जाएगा। और इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, तो इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा मॉड आर, यानी कि ये जो आर प्राइम बना होगा इसका मॉड, आर प्राइम बना लो इसको, इसका जो मॉड बनेगा वो कितना बनेगा, वन प्लस फोर प्लस नाइन, तो ये हो जाएगा रूट 14। आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस थ्री के कैप और अपॉन रूट 14, जो कि आंसर हो जाएगा कौन सा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। इस क्वेश्चन में बोला है जेड माइनस वन जेड प्लस आयोटा इज द इक्वेशन। तो यहाँ मॉड जेड माइनस वन जो लिखा है इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो एक्स माइनस वन और प्लस क्या बनेगा, आयोटा वाई। इसका मॉड है तो मॉड है तो इसका स्क्वायर कर दो, तो ये बन जाएगा रूट एक्स माइनस वन स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसी तरह से यहाँ लिखा हुआ है मॉड जेड प्लस आयोटा, तो मॉड जेड प्लस आयोटा को आप लिख सकते हो एक्स, सिर्फ एक्स और वाई, आयोटा वाई प्लस वन, एक्स और आयोटा कॉमन आ गया और वाई प्लस वन, और इसको वापस से सिंप्लीफाई करके आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस वन का होल स्क्वायर। दोनों को आपको इक्वेट करना है, तो इक्वेट करना है जेड माइनस वन का मॉड और जेड प्लस आयोटा का मॉड। तो रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा एक्स माइनस वन स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर बनेगा वाई प्लस वन का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एक्स प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वन प्लस टू वाई। तो यहाँ से कैंसिल हो गया एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर, वन से वन, तो हमारे पास बन गया एक्स इक्वल्स टू माइनस वाई। और एक्स इक्वल्स टू माइनस वाई इक्वेशन बनेगी किसकी, स्ट्रेट लाइन की, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। सस्पेक्टेबिलिटी डाईमैग्नेटिक मटेरियल है, तो डाईमैग्नेटिक मटेरियल की जो सस्पेक्टेबिलिटी है ये इंडिपेंडेंट होती है टेम्परेचर से, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। और इसकी जो वैल्यू है वो लेस देन वन होती है, यानी कि नेगेटिव होती है इसकी वैल्यू। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा नेगेटिव एंड इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, विच इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन अलोंग एक्स एक्सिस विद एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा एंड एम्पलीट्यूड ए। द स्पीड्स ऑफ द पार्टिकल आर 4 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर्स व्हेन इट इज डिस्टेंस। देखो यहाँ पर फॉर्मूला यूज करना है v इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ए का मतलब है एम्पलीट्यूड, एक्स का मतलब डिस्टेंस, वी का मतलब वेलोसिटी। तो दो स्पीड है, एक 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर के लिए और 2 सेंटीमीटर 6 के लिए। तो यहाँ मैंने लिख दिया 4 ओमेगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ये कितने के लिए, 2 के लिए, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, इसको लिख दिया फर्स्ट। फिर यहाँ लिख दिया 2 ओमेगा और ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 36, ये हो जाएगा सेकंड। तो फर्स्ट को डिवाइड कर दूंगा सेकंड से, फर्स्ट डिवाइड बाय सेकंड, तो ये बन जाएगा 2 इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 4 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 36। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से a की वैल्यू आएगी हमारे पास 140 अपॉन 3 और इसका अंडर रूट। तो यहाँ से देखो ये ऑप्शन तो कट गया, b और d,
तो या तो ए सही है या सी सही है। अब ये ए की वैल्यू का यूज़ करके हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, ओमेगा की। तो ए की वैल्यू का यूज़ करके हमें ओमेगा की वैल्यू निकालनी है, तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास √3/8। ये मैंने सॉल्व किया हुआ है, आप भी कर लेना। तो ए आंसर आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है, ए आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्नोट इंजन हीट इज एडिड। देखो कार्नोट इंजन को अगर मैं टीएस डायग्राम पर बनाता हूँ, तो ये टीएस डायग्राम पे बनाऊँ तो ये कार्नोट इंजन बन रहा है। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। तो फर्स्ट से 2 ये जो प्रोसेस है ये है हीट एडिशन प्रोसेस, हीट एडिशन। तो आप साफ साफ यहाँ पर देख रहे हो कि जब हीट एडिशन हो रहा है तो टेम्परेचर को क्या करा हुआ है, कांस्टेंट करा हुआ है। तो टेम्परेचर जब कांस्टेंट होता है तो हीट एडिशन होता है और उसी टाइम हीट रिजेक्शन होता है। तो कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर ही हीट एडिशन है और रिजेक्शन है। तो हमें ये पूछा है कि हीट एडिशन कब करते हैं, तो वो कब करते हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है व्हाट इज द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी। इसका याद रखना, सीधा सा कंसेप्ट मैंने पहले भी कई वीडियोस में बताया है कि वीपी मतलब फेज वेलोसिटी और वीजी ग्रुप वेलोसिटी, इन दोनों के बीच रिलेशन होता है वीपी वीजी इक्वल्स टू सी स्क्वायर, सीधा सा रिलेशन होता है। नैरो बैंड फिल्टर इज सेंटर्ड एट 1 मेगा हर्ट्ज, व्हाट कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर एंड कैपेसिटर कैन बी यूज टू कंस्ट्रक्ट सच अ फिल्टर। देखो यहाँ पर आपको हिडन ट्रायल लगाना है। फ्रिक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है, चाहे हाई पास फिल्टर हो चाहे लो पास फिल्टर हो, दोनों के लिए सेम होता है, √2πLC। तो आपको हिडन ट्रायल मेथड लगाना है, यानी कि यहाँ पर 1 मेगा हर्ट्ज सब्सटीट्यूट करके फिर आपको अलग अलग वैल्यू के लिए चेक करना है। मतलब एक बार एल की वैल्यू आप मान लो 25 मान लो, और उससे फिर सी की वैल्यू निकालो कि वो इतनी आ रही है नहीं आ रही 10, और इसी तरह से सी की वैल्यू रख के फिर एल की वैल्यू निकालो इस फॉर्मूला से, वो जो गिवन है वो आ रही है नहीं आ रही है। तो हिट एंड ट्रायल से करना पड़ेगा आपको। तो हिट एंड ट्रायल से करोगे तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा बी। बहुत लंबा चौड़ा सा क्वेश्चन हो जाएगा। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, दो तरह के सर्किट हम लिखते हैं, एक लिखते हैं सीरीज आरएलसी सर्किट, सीरीज एलसी सर्किट, एलसी सर्किट लिख लेना एलसी, और एक लेते हैं हम पैरेलल सर्किट, पैरेलल आरएलसी सर्किट। तो सीरीज वाला जो है वो तो काम करता है हाई पास फिल्टर की तरह, हाई पास, और ये वाला जो है ये काम करता है लो पास फिल्टर की तरह। हाई पास फिल्टर का मतलब हुआ कि जो क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी है उसके ऊपर की फ्रिक्वेंसी को पास करेगा, बाकी सबको रोक देगा। पैरेलल आरएलसी सर्किट यानी कि लो पास फिल्टर का मतलब हुआ जो क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी है उसकी नीचे की फ्रिक्वेंसी को पास करेगा और उसको रोक देगा। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो सीरीज आरएलसी सर्किट है, आरएलसी सर्किट, वो हाई पास होगा या लो पास। इसी तरह से जो पैरेलल आरएलसी सर्किट है वो हाई पास होगा या लो पास। बाकी ये क्वेश्चन आपको हिडन ट्रायल से करना पड़ेगा, लंबा पड़ेगा, कर लेना जैसे मैंने बताया वैसा ही होगा। न्यूक्लियाई आर हेल्ड टुगेदर बाय द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब न्यूक्लियर फोर्स है जो शॉर्ट रेंज फोर्स होता है, ये शॉर्ट रेंज फोर्स होते हैं। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाओगे ये न्यूक्लियर फोर्स जो है वो कम होता जाएगा। तो 2 × 10⁻⁻15 मीटर पर, 2 × 10⁻⁻15 मीटर पर जो कूलम फोर्स है वो ओवरकम करने लग जाते हैं किसको, इसको न्यूक्लियर फोर्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। सर्कुलर लूप ऑफ वायर ऑफ रेडियस ए and resistance R is lying in the xy plane. A uniform magnetic field B points in the positive x direction, z direction. If the loop of wire is rotated about the x-axis with an angular frequency omega, what is the average power? Average power निकालनी है। तो सबसे पहले मैं निकाल लेता हूँ EMF, और EMF कैसे निकलेगा, d∅/dt। तो फाई की वैल्यू क्या होगी, फाई की वैल्यू होगी B.A, B.A। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ से बन जाएगा B, और एरिया कितना हो गया, एरिया हो जाएगा πa², और दोनों के बीच का एंगल है कॉस, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। अब थीटा की जो वैल्यू है वो हो जाएगी कितनी, ω_t। तो यहाँ से मैं इसको लिख दूंगा b πa² कॉस ω_t। तो ये ई एप्सिलॉन, ये सॉरी EMF d/dt b πa², और ये कॉस ω_t। तो यहाँ से ये सॉल्व होकर क्या बनेगा, इसका मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ मैं सिर्फ, तो -b⍵πa², और ये बनेगा sin ω_t। इसका मैग्नीट्यूड ले रहे हैं हम सिर्फ। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए पावर। तो पावर बराबर होगा E²/R। तो यहाँ से बन जाएगा P = ये हो जाएगा B² ω² π² a⁴ और sin² ω_t।
अपॉन आर। हमें निकालनी कौन सी पावर, एवरेज पावर। तो पी एवरेज जो है वो किसके बराबर होगा, 1/T, 1/T 0 to T और E² डी टी। एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में हम इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो sin² है, sin²ω t, इसका जो एवरेज आएगा वो आएगा 1/2। तो t से t कैंसिल होगा क्योंकि यहाँ dt का t बनेगा, तो ये बन जाएगा कितना, b²ω² π²a⁴/2r। तो आंसर जो हमारे पास बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, π² a⁴ π² a⁴ b²/2r, जो कि ऑप्शन हो जाएगा ए। तो हमारे पास इसका सही आंसर आ जाएगा कौन सा, ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। इन अ क्रिस्टलाइन सॉलिड द एनर्जी बैंड स्ट्रक्चर, ये बैंड है, बैंड, एनर्जी बैंड स्ट्रक्चर ई के रिलेशन फॉर एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास इज गिवन बाय। तो हमारे पास इफेक्टिव मास का जो फॉर्मूला होता है वो होता है h²/d2e/dt2, ये फॉर्मूला dk2 ये फॉर्मूला होता है। तो E की वैल्यू दी है तो सबसे पहले यहाँ निकालो DE/dk। तो DE/dk निकालोगे तो ये बनेगा h², यहाँ से बनेगा ये 4k और -2 अपॉन ये 2m। अब इसका डबल डिफरेंशिएशन करना है तो d2e/dk2, तो ये बन जाएगा 4h²/2m। इसको हम क्या लिख सकते हैं, h² 2h² m, ये बन गया। तो अब यहाँ पर इफेक्टिव मास के फॉर्मूला में इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2h² m, h² से h² कट गया, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास m/2। तो सही आंसर हमारे पास आ जाएगा m/2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। सोडियम एटम इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट 3p स्टेट हैज़ अ लाइफ टाइम ऑफ 16 ns फॉर डिकेइंग टू द ग्राउंड स्टेट 3s। द वेवलेंथ ऑफ द emitted photon is 590 nm, the corresponding width of the transition in units of frequency। तो करस्पॉन्डिंग ट्रांजिशन निकालना है। देखो ये इसमें मैं श्योर नहीं हूँ, उसको चेक कर लेना आप। बाकी मैं जो जैसा सोच रहा हूँ वो डेल्टा ई इक्वल्स टू h/2 या h/2। तो यहाँ से हम निकालेंगे डेल्टा ई, तो डेल्टा ई की वैल्यू आ जाएगी, ये हो जाएगा h/4 h/4, तो ये हो जाएगा 6.64 इंटू 10⁻³ अपॉन ये हो जाएगा 4 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 और डेल्टा टी की वैल्यू हमें 16 नैनो सेकेंड दी है, तो 16 इंटू 10⁻⁹। तो यहाँ से हमारे पास डेल्टा ई की वैल्यू आएगी, वो आएगी लमसम 3.3 इंटू 10⁻⁻27, ये एक वैल्यू आएगी। फिर हमारे पास ई बराबर होता है एच एफ, तो डेल्टा ई बराबर हो जाएगा एच डेल्टा एफ। तो यहाँ से डेल्टा एफ निकाल लेंगे हम, डेल्टा E/H। मैं इसको ऐसे सोच रहा हूँ और इसका जो आंसर आएगा उस हिसाब से वो आता है लगभग 5.2 इंटू 10⁻7 हर्ट्ज के आसपास आता है। तो ये चेक कर लेना, ये मेरे हिसाब से सॉल्यूशन है, अब चेक कर लेना। मास m ऑफ वाटर विद स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी s, हीट इज एडेड अंटिल द टेम्परेचर राइजेज टू T2, द चेंज इन एंट्रोपी। तो Q जो है उसकी वैल्यू होती है ms डेल्टा T, और एंट्रोपी के लिए हम इसको लिखते हैं TdS, तो ये हो जाएगा ms डेल्टा T। तो यहाँ से ds की वैल्यू हो जाएगी ms dt/T, तो ये इंटीग्रेशन कर देंगे हम, तो डेल्टा s, तो ये हो जाएगा ms T1 से और T2 तक dt/T। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा ms ln T2/T1, तो ये आंसर आ जाएगा जो कि ऑप्शन हो जाएगा डी। तो डी आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन में, मटेरियल्स दैट आर गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर ऑल्सो टेंड्स टू बी गुड थर्मल कंडक्टर्स बिकॉज, क्योंकि जो मटेरियल जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होते हैं गुड, और साथ में गुड थर्मल कंडक्टर भी होते हैं, तो उनमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका कंडक्शन होता रहता है, जिसकी वजह से वो दोनों को कंट्रीब्यूट करते हैं, वो थर्मल कंडक्टर को भी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को भी कंट्रीब्यूट करते हैं। तो डी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। इन इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉब्लम द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज सेटिस्फाई इक्वेशन कर्ल ऑफ E इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अ DC वोल्टेज ऑफ 80 वॉट
30 watt is switched on across a circuit containing a resistance of 5 ohm in series with a inductance of 20 हेनरी. व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज? तो V जो है टोटल वोल्टेज वो है VR प्लस VL के. तो V किसके बराबर होगा? IR. और इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसको हम कैसे लिखते हैं? LDI ओवर DT. तो यहाँ से LDI ओवर DT की जो वैल्यू बनेगी LDI ओवर DT इक्वल्स टू हो जाएगा V माइनस IR. तो DI ओवर DT बराबर हो जाएगा V माइनस IR अपॉन L. तो यहाँ से DI ओवर DT V की जो वैल्यू है वो हो गई 80 वोल्ट और माइनस I की जो वैल्यू हो गई वो हो गई 12 एम्पियर और R की जो वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई 5 और यहाँ से 20. तो ये हो गया 20 अपॉन 20. तो यहाँ से आंसर आ गया हमारे पास 1. तो आंसर कितना आ गया? 1 एम्पियर पर सेकंड. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ. व्हाट शुड बी द करेक्टरिस्टिक ऑफ फ्यूज वायर? फ्यूज वायर का जो करेक्टरिस्टिक है क्या होना चाहिए कि थोड़ी सी भी ओवर रेटेड करंट जो है वो फ्लो करे तो वो मेल्ट हो जाए ताकि जो इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस है उनको डैमेज से बचाया जा सके. तो सबसे पहली क्वालिटी तो क्या है? लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए उसका. और लो मेल्टिंग पॉइंट के साथ साथ जो उसका रेजिस्टेंस है वो हाई होना चाहिए, है ना. तो लो मेल्टिंग पॉइंट हाई रेजिस्टेंस, लो मेल्टिंग पॉइंट हाई रेजिस्टेंस, डी आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ. हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक केबल इज at a height 4 meter from the ground and carries a current 100 ampere from east to west. तो इस तरह से करंट फ्लो हो रहा है ईस्ट टू वेस्ट और 100 एम्पियर का करंट है. 100 एम्पियर ये यहाँ से 4 मीटर डिस्टेंस पर है, 4 मीटर. और ये ग्राउंड है, ठीक है. ये क्या है? ग्राउंड है, इससे 4 मीटर पर है. तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2πr. तो यहाँ से बनेगा 2 इंटू 10⁻⁻⁷. आई की वैल्यू हो गई 100 और जो हमारे पास डिस्टेंस है वो कितनी हो गई? 4 मीटर की हो गई. तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 5 इंटू 10⁻⁻�6. और अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ये किधर जाएगा? नॉर्थ वर्ड डायरेक्शन में जाएगा. तो नॉर्थ वर्ड. तो आंसर आएगा हमारे पास कौन सा? बी आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए. वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड. अब देखो अगर मैं बात करता हूँ किसके लिए? टेलीस्कोप के लिए. तो टेलीस्कोप एंड प्रिज्म उनके लिए तो रिजॉल्विंग पावर प्रोपोर्शनल होती है लैम्बडा के. तो उसके अकॉर्डिंग आंसर देखो तो R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू λ1 अपॉन λ2. तो ये आंसर आ रहा है 4:5. और अगर यहाँ पर माइक्रोस्कोप होता माइक्रोस्कोप तो ये RP इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता लैम्बडा के, तब ये आंसर आता 5/4. अब यहाँ पर ये क्लियर है नहीं कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट है ना, ये क्लियर नहीं है. मैं अगर इसको जनरलाइज करके ये फॉर्मूला लिखूँ तो इससे तो ये आंसर बनेगा, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ. अ जीना डायोड हैविंग ब्रेकडाउन वोल्टेज इक्वल टू 15 वोल्ट इज यूज्ड इन वोल्टेज रेगुलेटर एज शोन इन फिगर. द करंट थ्रू द डायोड इज. तो ये हमारे पास लोड रेजिस्टेंस है तो IL निकाल लो. तो IL बराबर किसके होगा? VZ अपॉन RL. तो VZ यानी कि जो जीनर के क्रॉस वोल्टेज है वो 15 है और जो लोड रेजिस्टेंस है वो लोड रेजिस्टेंस कितने का है? 1 किलो ओम का है. तो 1 किलो ओम का है तो यहाँ से लोड करंट जो हो गई वो हो गई 15 मिली एम्पियर. अब इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज निकाल लो यानी कि टोटल करंट. तो टोटल करंट जो है वो कैसे निकलेगी? V माइनस VZ अपॉन R. तो I की वैल्यू V की वैल्यू कितनी है? 20 वोल्ट और जीनर की वोल्टेज है -15 हो जाएगा क्योंकि उसके पोलरिटीज़ चेंज होगी. और रेजिस्टेंस कितना हो गया? ये हो गया 250. तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 20 मिली एम्पियर. अब I की वैल्यू जो होती है वो होती है IL प्लस IZ. तो यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे किसकी? IZ की. तो IZ की वैल्यू I माइनस IL. तो I की वैल्यू है 20 माइनस 15. तो ये आ जाएगा कितना? 5 मिली एम्पियर. तो आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा? 5 मिली एम्पियर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ. आफ्टर अ टाइम इंटरवल ऑफ 2 आवर्स 1/16 ऑफ इनिशियल अमाउंट यानी कि N अपॉन N नॉट जो है वो कितना है? 1/16 है. और इसको हम बराबर कर देते हैं 1/2 और ये बराबर हो जाएगा किसके? T अपॉन T हाफ. तो यहाँ से बन गया 1/2 पावर 4 और ये हो गया 1/2. ये हो गया T अपॉन T हाफ. T अपॉन T हाफ इक्वल्स टू 4 हो गया.
तो टी हाफ इक्वल्स टू हो जाएगा t/4, और t जो है टाइम पीरियड, उसकी वैल्यू हमें कितनी दी हुई है 2 आवर्स, तो ये हो जाएगा 2/4, तो ये हो जाएगा 1/2 आवर, और 1/2 आवर का मतलब हो गया 30 मिनट। आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 30 मिनट्स आ जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एनर्जी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ टू एटम्स एट अ डिस्टेंस आर अपार्ट इज गिवन बाय। तो ई आर की वैल्यू हमें गिवन है जो कि है a/r प्लस b/r⁻⁷। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, तो dE/dr, तो ये बनेगा -a/r², ये बनेगा -7b अपॉन, ये बन जाएगा r⁻8, 7b/r⁻8। और इसको जीरो के बराबर कर दो, तो यहाँ से जब इसको जीरो के बराबर करोगे तो ये बनेगा 7b/r⁻8 इक्वल्स टू -a/r²। तो ये बन रहा होगा r⁻6 इक्वल्स टू 7b/a, और यहाँ माइनस लग जाएगा। r की वैल्यू जो बनेगी वो बनेगी 7b/a⁻1/6। आंसर आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन सब्जेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो होगा ई इलेक्ट्रिक फील्ड और टाउ, टाउ का मतलब है रिलैक्सेशन टाइम अपॉन एम। तो ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻−19, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 20, और जो टाइम दिया है मीन कॉलिजन का वो दिया है 10⁻−14। एम की वैल्यू हो गई 9.1 इंटू 10⁻−31। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 3.51 सेंटीमीटर पर सेकेंड, जो कि ऑप्शन हो जाएगा बी। तो आई होप जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।